मैं तैयारी कर रहा हूँ विधानसभा शहर से, मेरे वार्ड सब तैयार हो गए हैं, लेकिन ऊपर जो भी आदेश आएगा मैं उसका पालन करूँगा। मैं पार्टी के हित के लिए काम करना चाहता हूँ। मैं मांग करता हूँ रेलवे के अधिकारी एवं इस सरकार से कि कंपनसेट ग्राउंड में जो भी बच्चा जाए, जो भी क्वालिफिकेशन, उसी क्वालिफिकेशन के हिसाब से इनको एक पद नौकरी देनी चाहिए, ना कि सरकार का पैसा बर्बाद करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वो शख्सियत जिन्होंने न सिर्फ जिनके परिवार से मंदिर को पराजय मिली थी, बल्कि आज भी गोरखपुर में तमाम सामाजिक मुद्दों पर वो लोगों की आवाज़ बनते रहेंगे। ज़्यादा देर न करते हुए चलिए जुबान पर लगे तालों को हटाते हैं और सीधे आपको रूबरू कराते हैं गोरखपुर के इतिहास में मंदिर को, गोरक्षनाथ पीठ को पहली बार पराजय देने वाले, महंत अवैधनाथ को हराकर सदर सांसद बनने वाले स्वर्गीय श्री नरसिंह नारायण पांडे जी के पौत्र श्री रोहन पांडे जी से। नमस्कार पांडे जी, स्वागत है आपका द पॉइंट मीडिया पर। नमस्कार देवांश भाई। हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इधर बीते दिनों आप काफ़ी सुर्खियों में थे, मुकदमे भी हुए आप पर और पुलिस आपकी तलाश भी कर रही थी, तो इसको क्या समझा जाए कि आप सुर्खियों में रहने की राजनीति कर रहे थे? नहीं, हम लोग का समाज सेवा का काम है जी। हम लोग, मेरा और मेरा परिवार, मेरे स्वर्गीय दादाजी नरसिंह नारायण पांडे, हम लोग का एक ही मिशन था कि जो लोगों की मदद करें जी। लोग कहते हैं कि विपक्ष कुछ बोलता नहीं है, जो कि हम लोग विपक्ष पार्टी कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं जी। तो कोई भी चीज़ हो, चाहे महंगाई हो या कोई भी आंदोलन हो, वो जब भी हम लोग करते हैं या मैं करता हूँ या मेरे साथी करते हैं जी। तो ये सरकार की पुलिस से लेके और जो तानाशाह रवैया है या LIU करके ये लोग घर पे आते हैं, गिरफ्तारी जबरन करते हैं और हम लोग को अपनी बात जनता तक लाने के लिए अधूरा छोड़ देते हैं। यानी कि विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है, ऐसा कह रहे हैं आप? जी हाँ, एकदम ज़रूर है। ये तानाशाह सरकार है, विपक्ष को उतना बोल के नहीं बोलने दिया जा रहा है। तो इसके बाद भी आप लोग चुप नहीं रह पा रहे हैं, ऐसा क्यों है? हम लोग के अंदर सेवा सद्भावना का खून अंदर दौड़ता है जी। और हम लोग जनता को रोते हुए देख नहीं सकते हैं जी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कुछ दिन पहले की बात है, रेती चौक पे कि एक व्यापारी को जबरन पुलिस वालों ने जबरन स्कूटी के मामले को लेके फर्जी तरीके से मारा पीटा सब किया। हम लोग ने देखा, उसका हम लोग ने विरोध भी किया जी। अब सोचिए ये सरकार तानाशाह है और पुलिस वाले जो उनसे मिले हुए हैं वो कितने होंगे। और हम लोग जनता के ऊपर, मैं या मेरी पार्टी कांग्रेस पार्टी, जनता के ऊपर अगर कोई अत्याचार होगा तो हम लोग सड़क पे खड़े रहेंगे और आके पर ये आप सड़क पे खड़े रहेंगे। बीते दिनों विश्वविद्यालय प्रशासन के मामले को भी लेकर आप काफ़ी चर्चा में रहे। हम आपसे जानना चाहेंगे क्या था वो मामला? देखिए, ये नवंबर की बात है जब बच्चों का, जो कि स्टूडेंट आते हैं हर अलग अलग जगह से आते हैं, कोई बिहार के थे, कुछ यूपी के थे, कुछ और जगह के, अदर स्टेट्स के थे जी। उनको कोरोना के नाम पर जबरन, यहाँ के जो वाइस चांसलर राजेश सिंह हैं जी, वो जबरन उनका रूम खाली करवाने में लगे हुए थे जी। जो कि गलत है। अगर आपको सैनिटाइज करवाना है रूम को तो एक दिन करके हर रूम में सैनिटाइज कीजिए, समान बात। लेकिन जबरन एक ही बहाना तक किसी तरह हॉस्टल खाली किया जाए, जिसके लिए छात्रों ने भी आंदोलन किया था और हम लोगों ने भी बिना कपड़ा पहन के इसी राजेश सिंह के घर के सामने बैठ के धरना दिया था। धरने का परिणाम क्या हुआ, हम ये आपसे जानना चाहेंगे। धरने का यही हुआ कि वाइस चांसलर आए, 10 लोगों की कमेटी बनी, 10 लोग गए, जो कि हम लोग राजनीतिक हैं तो ज़्यादा ना इन्वॉल्व होके एक हम लोग ने पीछे से सहयोग दिया छात्रों को, क्योंकि भाई हम लोग खुद छात्र हैं। और वहाँ बात हुई और उसके बाद जो वाइस चांसलर ने डिसीजन लिया कि ठीक है, सैनिटाइज होगा और बच्चे अपने रूम में रहेंगे। अक्सर देखा जाता है कि राजनीतिक पार्टियां
या राजनीतिक लोग अपने स्वार्थ के लिए छात्रों का प्रयोग करते हैं, लेकिन एकमात्र ये ऐसा आंदोलन था जिसे कि आप लोगों ने पीछे रह करके छात्रों का लाभ हुआ, इसमें किसी राजनीतिक दल का लाभ नहीं हुआ। आखिर ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये प्रेरणा तो मुझे मेरे पितामह स्वर्गीय नरसिंह नारायण पांडे जी से मिली है जी। मैं आज भी बताता हूँ कि मैं राजनीति अपने स्वार्थ के लिए नहीं करता हूँ जी। राजनीति मेरे परिवार का एक मिशन है, एक विज़न है, जिसको हम लोग लेके चलते हैं और बिना स्वार्थ के लोगों की मदद करते हैं। राजनीति नेता वही होता है जो दूसरों के काम आए, और छात्र तो हमारे देश के भविष्य हैं। उनके साथ अगर गलत होगा तो आगे विश्व या कुछ दुनिया कैसे चलेगी और लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आपने अपने पितामह की चर्चा की है, मैंने भी उनके बारे में अपने दर्शकों को बताया है। 3 पीढ़ियों से लगभग आप कांग्रेस पार्टी में जुड़े हुए हैं, तो क्या ये मान के चला जाए कि 2022 के चुनाव में रोहन पांडे टिकट के लिए एक दावेदार रहेंगे कांग्रेस पार्टी में? मैंने दावेदारी तो की है जी, लेकिन अब हाईकमान का क्या आदेश है वो जाने। मैं कांग्रेसी सिपाही हूँ, मेरा तीसरी पीढ़ी है। हम लोग अपने पार्टी के प्रति वफादार हैं, आज भी हैं और रहेंगे। बेंगलोर से शिक्षा दीक्षा लेने के बाद, जर्मनी में जॉब करने के बाद, कुछ दिनों तक आपने रेलवे के अंडर में भी काम किया था, और उसके बाद अचानक से आपने पारिवारिक जो आपकी पृष्ठभूमि रही है, परिवार में सभी लोग कांग्रेस थे, अचानक कांग्रेस में आने का फैसला किया। क्या सोचकर किया था कि पार्टी आपको सांसद विधायक ऐसा कुछ बनाएगी? देखिए, मैंने कहा ना, हम लोग के अंदर एक सेवा करने का एक अंदर जज्बा है मेरे परिवार में। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि मैं कक्षा 8 से क्लास 8 से मैं अपने दादाजी के साथ रह के राजनीति करता था, मैं सीखता था जी। मैं इंटर सेंट पॉल स्कूल से हुआ था। उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी में, मेरा गोरखपुर यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो गया, जो कि मेरे पिताजी कहते थे कि और दादाजी कहते थे कि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है, पहले शिक्षित हो उसके बाद फिर कुछ करो। मैं बेंगलोर चला गया, जो कि वहाँ पे इलेक्शन होता था, तब भी मैंने लड़ झगड़ के अपने कॉलेज के लोगों के साथ कॉलेज रिप्रेजेंटेटिव का अनुस्वाई से मैंने लड़ा, और मैं खुद जीता भी जी। जिसका समर्थन मुझे बिहार और वहाँ के कुछ लोगों का मिला था। अब हुई रेलवे की बात, मैंने आके, हाँ मैंने ज्वाइन किया था रेलवे, लेकिन मैंने रेलवे कारखाने में ज्वाइन तो किया, लेकिन मैंने वहाँ के एक सिस्टम देखा जो कि एक बेकार सिस्टम था, जिसमें लड़कों के साथ अधिकारी लोग मनमाने तरीके से काम करवाते थे। बहुत मुद्दे हैं रेलवे के जो आज तक कोई जाना भी नहीं होगा रेलवे वालों को भी। पहला मुद्दा, आरआरबी और आरआरसी के जो बच्चे नियुक्ति हुई है उनको 2 साल से अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला। कंपनसेट, क्योंकि मैं अपने पापा की जगह था तो मृतक आश्रित की जगह होता है। कंपनसेट ग्राउंड में जो बच्चे जाते हैं उनका 2 बार परीक्षा होती है, वो जब उत्तीर्ण होते हैं तब उनको पोजीशन दी जाती है। मैंने भी एग्ज़ामिनेशन दिया, मेरे साथ मेरा वो एग्ज़ामिनेशन बहुत अच्छा हुआ। अच्छा होने के बाद इन्होंने क्लास 3 ग्रेड में मुझे डाल दिया, लेकिन मैं एक MBA और BCom वाला लड़का कोई टेक्निकल की नौकरी करूँगा? मैं मांग करता हूँ रेलवे के अधिकारी एवं सरकार से कि कंपनसेट ग्राउंड में जो भी बच्चा जाए, जो भी क्वालिफिकेशन, उसी क्वालिफिकेशन के हिसाब से इनको एक पद नौकरी देनी चाहिए, ना कि सरकार का पैसा बर्बाद करना चाहिए। तीसरी चीज़, पेंशन। प्रेजेंट सरकार, जो वर्तमान सरकार, उन्होंने पेंशन बंद किया। हम लोग का मांग है रेलवे वालों का कि पेंशन बहाल करें। तीसरा चीज़, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ये आप ध्यान से सुनिएगा। कंपनसेट ग्राउंड के बच्चों को हीन भावना से अधिकारी लोग देखते हैं जी, जिसका मैं खुद भोगी हूँ, और जातिवाद की राजनीति अधिकारी लोग खुद करते हैं। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जातिवाद या ये जो कंपनसेट ग्राउंड को बच्चों को जो जिस तरह ये लोग देखते हैं, अच्छी तरह देखें, वो आपके बहुत काम है। क्योंकि कोई कंपनसेट ग्राउंड का लड़का चाहेगा नहीं, भगवान ना चाहे उनके परिवार में ऐसा कोई मौका है। सब मजबूरी में आते हैं, परिवार के लिए आते हैं। ये तो आपने काफ़ी मार्मिक बात कही है, और ये वीडियो देख रहे सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि मृतक आश्रित जो एक कोटा होता है, उसके तहत जिस विभाग में भी लोगों को नौकरी मिलती है, उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है हर जगह। ये हर विभाग में है, और मैं सरकार से ऐसी मांग करूँगा कि इस भेदभाव को मिटाने के लिए
कुछ आदेश जारी किए जाए, कोई कानून बनाया जाए ताकि कोई अधिकारी उस कानून के भय से, सज़ा के भय से ये भेदभाव न कर सके, ये सौतेला व्यवहार किसी के साथ ना हो। आगे गोरखपुर में अक्सर एक चर्चा रही है कि पांडे परिवार गांधी परिवार का बहुत करीबी रहा है, कितनी सत्यता है इस चर्चा में? देखिए, मेरे बाबा जो पूर्व सांसद नरसिंह नारायण पांडे थे, 1962 में सोशलिस्ट पार्टी से फरिंदा से लड़े थे जी। 63 में बाकायदे जवाहरलाल नेहरू ने मेरे बाबा को टिकट भेज के, फ्लाइट टिकट भेज के अपना कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की नीतियां बहुत अच्छी हैं और अगर आदमी कोई ध्यान से बैठ के पढ़े तो कांग्रेस से तो अच्छी पार्टी मुझे लगता है विश्व में कोई पार्टी है नहीं, मैं ये जानता हूँ। और मैं खुद ही इस कांग्रेस की नीतियों से खुद ही मैंने कोई पार्टी जाना ना सही, मैंने अपनी पार्टी कांग्रेस में ही रहा जी। दूसरी चीज़, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जी मेरे बाबा को बहुत मानते थे। इंदिरा गांधी जी मेरे बाबा को भाई जैसा मानते थे। तो उन्होंने फिर 71 में मेरे बाबा को लोकसभा टिकट दिया, 77 तक थे। उसके बाद फिर जो कि इंदिरा गांधी की डेथ होने के बाद एक बार फिर राजीव गांधी जी आए थे और यही सी टाउन हॉल में आके मेरे बाबा को लोकसभा का टिकट 91 में दिया था, जो कि बाबा मेरे अवैधनाथ से 20-30 हज़ार वोट से हारे थे, जो कि मेरे बाबा खुद ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर भी थे और राज्यसभा एमपी भी थे जी। उसके बाद फिर मैं खुद जीवन में पहली बार सोनिया गांधी से मिला हूँ, जिन्होंने 40 मिनट मुझे दिए हैं और उन्होंने पूछा तुम क्या करना, तो मैंने कहा मैं अपने बाबा जैसा नेता बनना चाहता हूँ। नीमक खत्री उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष थे, सोनिया जी ने बात किया और नीमक खत्री जी ने मुझे जिला महासचिव भी दिया, एज वेल एज मुझे प्रदेश महासचिव सोशल मीडिया बनाया गया था। उसके बाद फिर मैं काम कर रहा हूँ। बाकी अब ऊपर पोजीशन वाले जो होंगे वो जैसा कहेंगे वैसा हम लोग करेंगे आदेश। यानी कि ये चर्चा सही है कि पांडे परिवार गांधी परिवार का करीबी रहा है और इसी वजह से कांग्रेस के गलियारों में रोहन पांडे का सफ़र इतना आसान रहता है। तो क्या हम ये मान के चले कि 22 के विधानसभा चुनावों में टिकट के दावेदार होंगे रोहन पांडे? देखिए, जो आप कहते हैं इस गलियारे में ये आसान जो है रास्ता है, ये नहीं है। कांग्रेस के कितना भी बड़ा लीडर हो, वो अपने कार्यकर्ताओं को एक ही समान लेके चलता है जी। मैं अगर पूर्व सांसद नरसिंह नारायण पांडे का अगर नाती हूँ तो मुझे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी जाती है जी। मैं जैसे और लोग हैं, जैसे यहाँ से जो भी दावेदारी होगी, चाहे 10 लोग की हो, 20 लोग की हो, 5 लोग की दावेदारी हो, रोहन पांडे अपना बायोडाटा देगा। मैं तैयारी कर रहा हूँ विधानसभा शहर से, मेरे वार्ड सब तैयार हो गए हैं, लेकिन ऊपर जो भी आदेश आएगा मैं उसका पालन करूँगा। मैं पार्टी के हित के लिए काम करना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी में अभी काफ़ी उठापटक देखने को मिल रही है, बहुत सारे लोग पार्टी छोड़कर चले भी गए। कुछ बड़े नाम हैं जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया या जतिन प्रसाद। तो ऐसे में यदि क्या रोहन पांडे भी किसी बात से असंतुष्ट होते हैं तो वो भी ऐसा कुछ करेंगे? देखिए, मैंने क्या कहा, मैं 3 पीढ़ी कांग्रेस पार्टी के प्रति वफादार है। जितना ज्योतिरादित्य सिंधिया और जतिन प्रसाद जितना पाए उतना तो मैं नहीं पाया हूँ, लेकिन मैं मैं उसके लिए भी संतुष्ट हूँ। लेकिन जिसको शासन सत्ता का लालच होगा वो ये काम करेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी बहुत बार सम्मान में राष्ट्रीय महासचिव थे, प्रभारी बनाए गए जी। सर टिकट पाए, कांग्रेस टिकट दे सकती है, लड़ना आपका कार्य है, आप काम करेंगे तो आप जीतेंगे। दूसरी चीज़ जतिन प्रसाद का, तो जतिन प्रसाद ने तो, मैं खुद ब्राह्मण के परिवार से, मुझे गर्व है कि मैं एक ब्राह्मण हूँ, जतिन प्रसाद भी एक ब्राह्मण है, लेकिन मैं जतिन प्रसाद से बोलूँगा कि उन्होंने करोड़ों ब्राह्मणों के साथ एक खिलवाड़ किया है। और वो ये किया है कि ब्राह्मण चेतना परिषद बनाया था जिसमें हम सब ब्राह्मण गए थे, और वो इसलिए बना था कि भाजपा सरकार जितना ब्राह्मणों के साथ अत्याचार कर रही है उनके खिलाफ खड़े के। लेकिन आज जतिन प्रसाद लालच और सत्ता के मोह माया में आके उन्हीं विरोधियों के हाथ मिला लिए, उसका मैं खंडन करता हूँ, मैं खूब विरोध करता हूँ उसका। और मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि ब्राह्मण एक समाज है जो बटा नहीं है जी। अगर जतिन प्रसाद को लोग सोचते हैं कि बहुत बड़े ब्राह्मण के नेता हैं, तो ऐसे बहुत बड़े बड़े ब्राह्मण नेता हैं जो इस धरती में हमारी पार्टी में है। ब्राह्मण इतना बेवकूफ़ नहीं, वो भी अपना हित के जानता है। अगर जतिन प्रसाद में इतनी हिम्मत है तो क्यों नहीं खुशी दुबे का मामला उठाए। वो खुशी दुबे अमर दुबे की पत्नी, उस औरत की क्या गलती है?
अगर इतने बड़े ब्राह्मण बनते हैं जितेंद्र प्रसाद, तो मैं कहता हूँ कि ऐसे लोग आज ये सत्ता है, कल दूसरी पार्टी की सत्ता है, वहाँ चले जाएंगे। लेकिन गांधी परिवार ने जितना मान सम्मान ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितेंद्र प्रसाद का दिया है, मैं बोलता हूँ उन लोगों ने जो किया बहुत गलत किया, और वो उस गलती को जब समझेंगे तो अफसोस करेंगे कि मैंने ये क्या कर दिया। तो आपके कहने का अर्थ है कि जितेंद्र प्रसाद के जाने से जो कांग्रेस के ब्राह्मण सपोर्टर हैं उनके अंदर कोई अंतर नहीं आएगा? देखिए, ब्राह्मण समाज जो है सर्वोच्च है, सर्वोच्च था और सर्वोच्च ही रहेगा जी। जान जाइए, ब्राह्मण का काम है। ब्राह्मण में सबसे बड़ी बात मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि ब्राह्मण समाज ऐसा समाज है जिसके बच्चे सबसे ज़्यादा IAS होते हैं, सबसे ज़्यादा कंपटीशन के बिना रिजर्वेशन के। जी। तो ब्राह्मण इतना मूर्ख नहीं है, ब्राह्मण अपना हित समझता है। और मुझे पता है कि ब्राह्मण समाज इस सरकार को अच्छी तरह जवाब देगा। जो अन्याय उन्होंने ब्राह्मणों के साथ किया है, जो जितना शूट आउट वो सब किया है, उसका समाज इसी 2022 में ब्राह्मण समाज भाजपा को अच्छी तरह जवाब देगा। धन्यवाद। हम एक बात और जानना चाहेंगे कि प्रियंका जी से इधर लगातार आपकी मुलाकात हुई है, इन लगातार मुलाकातों में क्या प्रियंका जी ने आपको कुछ विशेष आश्वासन दिया है? प्रियंका गांधी से मैं एक बार पहली बार लखनऊ में मिला था जी। और प्रियंका गांधी जो कि अभी नहीं है जी। लेकिन उनके काम और नीतियाँ बहुत अच्छी हैं। जी। जो कि मैं मोना मिश्रा, आराधना मिश्रा के थ्रू गया था, तो मुझसे मिली थी। वो मुझे आश्वासन तो नहीं दिया लेकिन कहा काम करो। तो मैंने कहा ना कि मैं नरसिंह नारायण पांडे का नाती हूँ, इसका मतलब नहीं कि मुझे स्पेशल कोई ट्रीटमेंट दिया जाएगा। जी। दूसरी बार मैं रायबरेली में एक बार मिला था उनसे, जो उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी दीपक श्रीवास्तव पूछे थे। उन्होंने पूछा कि क्या यहाँ का माहौल है, वर्किंग के और कुछ कार्य के बारे में पूछा कि कितने क्या मेंबर्स हैं। उसका यही नतीजा है कि आप देखिए, जो जमाया था कि 400-500 मेंबर रहते थे उत्तर प्रदेश कांग्रेस में, उस कमेटी में आज 40 से 85 लोग हैं। तो काम हो रहा है, कार्य हो रहा है। वो अक्सर अपने कार्यकर्ताओं से इंटरेक्ट करती हैं, बात करती हैं। फ़ोन तो नहीं आता लेकिन मीटिंग्स, जब जूम मीटिंग्स होती प्रदेश अध्यक्ष की। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है अजय लल्लू जी हैं, वो शहर में इतना संघर्ष कर रहे हैं जी। तो भाई प्रियंका गांधी तो वैसे खुश रहेंगी। और प्रियंका गांधी एक ऐसी नेता हैं जो काम पर भरोसा करती हैं। और आप सबसे ज़्यादा देखिए, यही कोरोना समय में अभी देखिए गोरखपुर में 30,000 लीटर सैनिटाइज़र आया हुआ है, बट रहा है लोगों में। ऐसा नहीं ना है, उनकी सोच है। अब वर्तमान सरकार काम नहीं करने दे रही है तो क्या कर सकते हैं इसके लिए। लेकिन हाँ, मैं एक सिंपल सा एक कार्यकर्ता हूँ, मैं वैसे रहूँगा। कोई एक्स्ट्रा आश्वासन तो नहीं मिला है जी। जो होगा, जो नियम होगा, जो भी नीतियाँ होंगी उसी हिसाब से काम होगा। चलिए, आखिरी सवाल और बेहद महत्वपूर्ण सवाल। आपने काफ़ी आंदोलन भी किए हैं, जनता के बीच आप रहते भी हैं, जनता का क्या रिस्पॉन्स है आपके लिए? जनता का रिस्पॉन्स तो जनता देखिए, ये राजनीति है, लोग मिलते हैं, अच्छी तरह मिलेंगे। मैं सबके घर आना जाना, दुख सुख में मैं खड़ा रहता हूँ। बाकी अब इलेक्शन टाइम में जनता का क्या रिस्पॉन्स हो, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ये बात जानता हूँ कि मुझे अगर मौका दिया जाए, अगर मुझे मौका दिया गया तो मैं बेशक खड़ा होके मैं वो काम करूँगा जो जनता भी उसको मानेगी। और मेरे कोई स्वार्थ नहीं है कि मुझे विधायक बनना है या सांसद बनना है, लेकिन हाँ, अगर मुझे कुछ मौका मिला तो मैं अपने शहर गोरखपुर के लिए और अपने समाज के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहता हूँ। तो ये थे हमारे साथ पूर्व सांसद स्वर्गीय नरसिंह नारायण पांडे जी के पौत्र और कांग्रेस पार्टी के महानगर कमेटी के उपाध्यक्ष श्री रोहन पांडे जी। हम इनके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, हम इनके राजनीतिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। हम निवेदन करते हैं वीडियो देख रहे हैं हमारे तमाम दर्शकों से कि अगर आप यह वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। बाकी जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन बादल के साथ मैं दिव्यांशु रंजन द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।